नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद आज एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि 2 दिनों के बाद वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव की मांग भी कर रहे हैं। कहा है कि चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और साथ ही कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप है जो मुझ पर है। उनका भी यही सोचना है कि वो भी पद पर नहीं रहेंगे और चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई काम किया है तभी मुझे वोट देना। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। तो अब यही सवाल है कि दिल्ली में आगे क्या होना है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है। विधानसभा भंग करने की कोई बात नहीं हुई है, तो सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से अपना इस्तीफा देंगे। 2 दिन के बाद यानी कि वो 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम सबसे आगे हैं वो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। तो हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शरद शर्मा। शरद, आप लंबे समय से आम आदमी पार्टी कवर कर रहे हैं, उसकी राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जो ये फैसला इस वक्त लिया है उसका क्या मकसद हो सकता है? कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इस्तीफा देना तो आज ही क्यों नहीं, 2 दिन बाद क्यों? देखिए, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। पहला, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनको सत्ता या पद की लालसा नहीं है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो उन्हें इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इस्तीफा बीजेपी के कहने पर नहीं देंगे, बल्कि तब देंगे जब वो बाहर आ गए हैं। तब नहीं दिया उन्होंने जब 2 साल से आरोप लग रहे थे, उन्होंने तब भी नहीं दिया जब वो जेल में थे। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है। लेकिन अब जब कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा था
तब उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं दिल्ली शराब नीति के मामले में। तो अगले चुनाव में जाने से पहले आम आदमी पार्टी सरकार को, दिल्ली सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने हैं। तो अगर नया मुख्यमंत्री आएगा तो उसको वो फैसले लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा, उन्होंने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। एजेंडा ये है कि केजरीवाल रहें या केजरीवाल जाएं। तो ये दांव जो है अरविंद केजरीवाल का, ये बहुत बड़ा है, जोखिम भरा है। अब फैसला दिल्ली की जनता को करना है। ये सवाल हमने पूछा था आम आदमी पार्टी नेताओं से कि अगर इस्तीफा देना ही है तो फिर 2 दिन का समय क्यों ले रहे हैं, जैसा कि बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। तो आम आदमी पार्टी नेताओं का ये कहना है कि आज रविवार का दिन है, कल ईद की छुट्टी है, इसलिए मंगलवार ही वर्किंग डे है और मंगलवार को ही ये तय किया गया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। तो अब उसके बाद विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें कोई विधानसभा भंग नहीं हो रही है। अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मुख्यमंत्री के पद के लिए जो नाम सामने है वो उसमें आतिशी का नाम है। पहले भी हमें याद है कि बहुत नाम चला था आतिशी का। सौरभ भारद्वाज का नाम है। क्या और भी कुछ नाम है? ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया भी अपने पद पे नहीं लौटेंगे, यानी मनीष सिसोदिया तो नहीं है इसका ऑप्शन। तो और दूसरे उसके बाद ये भी सवाल है, जोखिम भरा है, जैसे और जगहों पर हुआ, चाहे वो बिहार हो या झारखंड की, जब कोई दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद जब लौट के आते हैं ओरिजिनल चीफ मिनिस्टर, तो बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत ज़्यादा है और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई एक सबसे बड़ा नाम है जिसके दम पर पूरी पार्टी टिकी हुई है, वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो इसलिए ये तो दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आएगी। आतिशी का नाम की हमने बात की, तो ये 2 नाम चर्चा में ज़्यादा हैं। वैसे तो कोई भी हो सकता है और अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही जो हैं उनके साथ चर्चा के बाद ही पता लगेगा कि कौन सा नाम है। अभी वो सूत्रों से बात नहीं आई, केवल चर्चा ही चल रही है। आतिशी के बारे में इसलिए चर्चा ज़्यादा है कि आतिशी के बारे में ये माना गया कि वो काम निकलवाना जानती हैं, काम करवाना जानती हैं, इसलिए दिल्ली सरकार में उनको मनीष सिसोदिया के समय जितने डिपार्टमेंट उनको दिए गए थे, तो आतिशी को उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट दिए गए। सौरभ भारद्वाज जो हैं वो पार्टी के कई मौक़ों पर संकट मोचक बन के आए हैं और मीडिया को कैसे हैंडल करना है, विपक्ष को कैसे हैंडल करना है, कब जो है गर्म होना है, कब नरम होना है, ये सौरभ भारद्वाज ने अलग अलग समय पर करके दिखाया है। तो ये 2 चेहरे तो बहुत नॉन उसमें हैं, लेकिन अगर आखिर समय में ऐसा बनता है कि किसी और को बनाना है, कुछ रणनीति बनती है, तो बात अलग हो सकती है। लेकिन अभी पहले 2 दिन जो है हमें ये देखना होगा कि किस तरह से सरगर्मियां बढ़ती हैं, राजनीति किस तरह से करवट लेती है। बहुत कुछ माना जा रहा है कि अगले 2 दिन के दौरान हो सकता है। और ये करके नगमा जी, ये करके पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की राजनीति है वो अपने इर्द गिर्द घुमा दी है। अब बस सवाल यही है कि अगर चुनाव होंगे, अभी तो वैसे नहीं हो रहे हैं चुनाव, लेकिन अगर होंगे तो केजरीवाल रहेंगे या केजरीवाल जाएंगे, ये खुद ही उन्हें एजेंडा सेट जो है कर दिया है। जी बिल्कुल, और उन्होंने जल्दी चुनाव की भी मांग की है। अब ये पता नहीं जल्दी होगा या नहीं। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ चुनाव हो जाए दिल्ली में भी, और उन्हें कुछ सिंपैथी भी मिले। लेकिन सही कहा आपने, उन्होंने खतरा उठाया, एक बड़ा दांव है ये। बहुत शुक्रिया आपका शरद, आपने बात की सौरभ भारद्वाज से भी, जिनका नाम इस वक्त चल रहा है, सौरभ भारद्वाज का, कि वो भी मुख्यमंत्री या वो उन मेन मुख्य चेहरों में है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जब इस्तीफा देंगे, तो इस्तीफा देने के बाद वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जब मैं इस्तीफा दे दूंगा तो अगर मैं ईमानदार हूं तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे वोट देना, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से की ये बातचीत देखिए शरद शर्मा के साथ। आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, ये आपने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है, तो चुनाव आयोग चुनाव कैसे करवाएगा फिर? ये तो खाली ऐसा लग रहा है कि खाली आपने बोल दिया है, खाली बोलने से तो काम नहीं होगा। देखिए, ऐसा एक प्रावधान है कानून में कि जब किसी सरकार के 5 साल पूरे होने होते हैं, जैसे हमारे फरवरी में होंगे, ठीक है, तो उससे 6 महीने पहले और 6 महीने आगे चुनाव आयोग चुनाव को करा सकता है। जैसे कि उदाहरण है हरियाणा का। हरियाणा के चुनाव महाराष्ट्र के साथ और झारखंड के साथ होने थे, मगर हरियाणा की सरकार को पहले जो है ख़त्म करके उसके चुनावों को प्रीपोन कर लिया। फिलहाल हरियाणा के चुनाव जो है अनाउंस हो चुके हैं। तो उसी तर्ज पे हमने ये कहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये मानना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पाके बाहर आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे न्याय दिया,
मगर जनता की अदालत में मैं जाके ये जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए, तो मैं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। इसलिए चुनाव आयोग को ये कहा गया है और केंद्र को ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द जो है, जो अब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे उसके साथ दिल्ली के चुनाव भी करा दीजिए। हम तैयार हैं जनता के सामने जाने के लिए। आरोप लगने पे इस्तीफा हुआ ना, गिरफ्तार होने पर, जेल में रहने के दौरान भी नहीं हुआ। देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ, जेल के अंदर रहा। लेकिन अब जो है जब वो बाहर आ गया है तो अब क्या ज़रूरत है इस तरह से लोगों से पूछने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो वैसे भी नहीं है, 2-4 महीने की तो बात है। तो भी मुख्यमंत्री के पद का लालच अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं रहा। आज से 6 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल ये इस्तीफा दे सकते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर समस्या उनकी ये थी और उन्होंने ये बात बोली, ऐसा नहीं कि उन्होंने छुपाई ये बात, उन्होंने जेल में जाने से पहले ये बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, विजय नायर जेल में, विभव कुमार जेल में, सबको जेल में डाल दो और फिर इनकी पंजाब की सरकार गिराओ, इनकी दिल्ली की सरकार गिराओ, इनकी पार्टी के अंदर टूट फूट करो और इनको खत्म कर दो। तो सौरभ भारद्वाज उन लोगों में है जिनका नाम चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा है कि केजरीवाल को इस्तीफे के लिए 48 घंटे क्यों चाहिए और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद है, तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन पे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अगले 48 घंटे में कहा है उन्होंने कि वो रेजिग्नेशन देंगे, तो 48 घंटे किस लिए चाहिए केजरीवाल को? जी 48 घंटे चाहिए माता सुनीता के लिए माहौल तैयार करने के लिए, 48 घंटे चाहिए विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए, इसलिए चाहिए। या 48 घंटे में माल बटोरना है, फाइलें सेटल करनी है। अगर आप में गैरत नाम की चीज़ है, आपको लगता है कि हाँ न्यायालय की बंदिशों के बाद मैं मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल 48 घंटे किस लिए चाहिए आपको? आप नवंबर में चुनाव की बात कर रहे हैं, आप तुरंत जाइए, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, दिल्ली की सरकार भंग हो, नए चुनाव की घोषणा हो जाएगी। नवंबर तक के भी इंतजार क्यों करनी है? दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहती है और दिल्ली की जनता, जिस जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में 3 महीने पहले इनको जवाब दे चुकी है। तब भी तो केजरीवाल घूम रहे थे, तब भी कहते थे कि जेल से वोट, मुझे वोट दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने वापस जेल भेजा, जाइए आपकी जगह वही है। वो सब जानते हैं, इनके चेहरे पर लिखा है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने शराब घोटाले में चोरी की है, कमीशन खाई है। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये एक PR इवेंट है इस तरह से अनाउंस? राजनीतिक नौटंकी है, प्रपंच है, छलावा है और कुछ नहीं है। 49 दिनों की सरकार के बाद भी इसी तरह का इस्तीफा देकर इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और इस बार अरविंद केजरीवाल और उनके भ्रष्टाचारी गैंग की रवानगी तय है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने 35वें कश्मीर बलिदान दिवस के मौके पर एक बार फिर इंसाफ की अपील की है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। हजारों कश्मीरी पंडित कई दशकों से विस्थापन का दर्द झेलते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर में पुनर्वास की राह देखते देखते उनके बच्चों के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। पिछले 35 साल से कश्मीर बलिदान दिवस पर हर साल वो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाते रहे हैं। त्रासदी है इस देश में, जहाँ याकूब मेनन के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है और हमने जब जेनोसाइड के लिए एक बिल पेश किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये टाल दिया कि 35 साल पुराना केस है, इसको हम रीओपन नहीं कर सकते। आप बता दीजिए, हम यहाँ पर कश्मीरी जो हिंदू है 35 साल से इस लड़ाई में है कि हम अपना हक दीजिएगा, और आज तक किसी का एक भी, हज़ारों लोगों की हत्या की गई कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों की, किसी को भी आज तक सज़ा नहीं मिली। विस्थापित हुए ऐसे हजारों कश्मीरी पंडित हर साल 14 सितंबर को कश्मीर बलिदान दिवस मनाने के लिए जंतर मंतर पर जुटते हैं। आतंकी हिंसा के बाद अपने घरों से बेघर हुए कश्मीरी पंडित की मांग है कि सरकार जीनोसाइड बिल को पास करे। उन्हें लगता है कि उनके साथ अब तक इंसाफ नहीं हुआ है।
समझना पड़ेगा जो जातीय विध्वंस जेनोसाइड जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है उसके लिए किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया जैसे संज्ञान लेना चाहिए। और ये हमारी किसी भी सरकार से यही अपेक्षा रहती है कि जब आपका विध्वंस होता है, जब आपके साथ क्रिमिनल एक्ट होता है, तो आप जुडिशरी के अंदर उस चीज़ को मानिए कि आपका जेनोसाइड हुआ है। और जेनोसाइड मानने के बाद उसके लिए कानून से पारित कीजिए जो उनको क्रिमिनलाइज और प्रिवेंट करते हैं। बट ऐसा कुछ भारत में हुआ नहीं है। बिल्कुल हमारे को उम्मीद है सरकार से, और पिछले जब से मोदी सरकार आई है तो हमारे उम्मीदें और बढ़ गई है कि हम सरकार से जो हमारे शहीदों के कातिल अभी भी वहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं तो उनको उनके लिए एक SIT प्रोब करें जो हमारी हम मांग रही है। और पिछले 34 साल से हम इसी दिन को इसी ये दिवस के रूप में मनाते हैं। विस्थापन का दर्द झेलते हुए कश्मीरी पंडितों को लगता है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर दरकिनार कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी बोलते हैं कि भाई जो लोग कश्मीर गए हैं वो तो गए हैं और जो लोग नहीं गए हैं उनको वो तो मज़े में हैं। तो अगर ये है तो फिर वाइट पेपर किसके लिए लाना है? इसलिए हम इस इलेक्शन में सरकार को बोल रहे हैं कि भाई हमने ये कहना शुरू किया कि भाई हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना इसका मतलब नहीं है क्योंकि हमको निकाला जा चुका है। तो आपने देखा किस तरीके से कश्मीरी पंडित आज भी अपने हक की मांग कर रहे हैं। आज भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें उनका हक वापस मिल जाएगा। अगर हम 14 सितंबर 1989 की बात करें, जब टीकालाल टपलू ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना बलिदान दिया था, तब से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित उनकी याद में बलिदान दिवस मनाते हैं और अपने हक की मांग करते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये 10 साल बाद हो रहे चुनाव में उनका हक उन्हें मिल पाएगा या नहीं। इसी के साथ जंतर मंतर दिल्ली से स्नेहा सिंह, NDTV। तो केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल की नीतियों को लेकर आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। अलग अलग नीतियों को लेकर बड़े संकेत दिए गए हैं। केंद्र की नीतियों को लेकर बड़े संकेत ये मिले हैं कि शायद एक देश एक चुनाव मौजूदा सरकार में होगा। तो मौजूदा सरकार में ये एजेंडा है। नीतिगत फैसलों में बड़ा बदलाव नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव हुए हैं। सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर सरकार का फोकस है। लंबे समय के बाद भारत की मजबूत विदेश नीति स्थापित हुई है। महिला, गरीब, युवा, किसान, इस पर सरकार का फोकस है। जल्द जनगणना शुरू करेगी केंद्र सरकार। GST में 140 से ज़्यादा सुधार हुए हैं। बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक नीति मजबूत हुई है। शिक्षा नीति में बड़े बदलाव। अंतरिक्ष में भारत ने कदम रखा है। इस पर जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो अखिलेश, ये आपने खबर दी है और आधिकारिक सूत्रों के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं। क्या क्या वो इसके विस्तार हैं, क्या बड़ी चीज़ें? जैसे सबसे पहले तो एक देश एक चुनाव की बात कर लें तो उस पर क्या जानकारी है? देखिए, उस पर सरकार ये जानकारी दे रहे हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है कि मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है इसमें एक देश एक चुनाव प्रारंभ जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने राजनीतिक पार्टी से अपना भाषण दिया था, उसमें भी एक देश एक चुनाव की बात कही थी। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। माना जा रहा है कि नीति आयोग भी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगा। और उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव होगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था। जहाँ तक समान नागरिक संहिता का प्रश्न, PM मोदी ने इसका भी जिक्र किया था। कहा था कि सेक्युलर समान संहिता होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि कम से कम 5 बीजेपी शासित राज्य जिन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई है, उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया गया है और वहां का जो कानून है उसको अभी तक कोई चुनौती नहीं दी गई है कोर्ट में। और जहाँ तक 5 राज्यों का सवाल है, 5 राज्यों में इसकी रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी, जिसके बाद में जो हितधारक है, स्टेक होल्डर से उनसे चर्चा की जाएगी और सरकार जल्दी ही उसी दिशा में भी आगे बढ़ेगी। इसी के साथ जनगणना का जहाँ तक प्रश्न है, अभी तक जनगणना की औपचारिकता नहीं की है। इस पर सूत्रों ने दावा किया है कि जल्दी जनगणना भी शुरू कर दी जाएगी। जब पूछा गया था क्या कास्ट सेंसस की होगी, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी विचार नहीं किया गया, लेकिन सरकार कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं है, ये बात पहले भी कही जा चुकी है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि मोदी सरकार के जो पहले 100 दिन है, इसमें जो PM मोदी ने वादा किया था उसके मुताबिक काफी
रफ्तार के साथ फैसले हो रहे हैं, 3 गुना अधिक रफ्तार से फैसले किए जा रहे हैं और इसमें लाखों करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पहले 100 दिनों में चाहिए। इसके साथ साथ युवा, किसान, गरीब पर भी खासतौर से फोकस किया गया है और साथ ही देश में अन्य जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक कई जगह काम नहीं हो पाया था, उन पर भी पहले 100 दिनों में काम किया गया है। बड़ी बात यह है सरकारी सूत्रों के मुताबिक कि जो ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी का बहुमत कम हो गया है, बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है, इसलिए फैसलों में नीतियों में परिवर्तन होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से इससे इनकार किया है। कहा है कि जो 2014 से मोदी सरकार का एजेंडा चला आ रहा है वही एजेंडा अब भी है, सरकार की नीतियां वही है। नीति में परिवर्तन जो कुछ मुद्दे आते हैं उनके हिसाब से हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर नीतियां वही हैं और उन्हीं का कंटिन्यूएशन रहेगा। ये स्पष्ट कर दिया गया कि सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि सहयोगी दलों के साथ ही सरकार 2014 चलती आई है। उनकी भूमिका बढ़ गई है, लेकिन चाहे लेफ्टिनेंट का मुद्दा हो या अन्य इस तरह के मुद्दे हो, दबाव में आने की कोई बात नहीं, क्योंकि नीतियां वही है और नीतियों उसी हिसाब से कंटिन्यूएशन चल रहा है। जी अखिलेश, एक बात और इसमें एक पॉइंट था कि नीतिगत फैसलों में बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्या मायने इसके, किस तरह के फैसलों? इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि चाहे नई शिक्षा नीति हो जिसमें कि सबसे बातचीत करके फैसला किया गया, उन्होंने यहाँ तक कहा सरकारी सूत्रों ने चुटकी लेते हुए कि देखिए वामपंथियों ने नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं किया, ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से व्यापक सहमति के बाद नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसी तरह से उनका यह भी कहना है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर सरकार की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये इसलिए मुझे लगता है बार बार कहा जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में पहले 100 दिनों की अगर बात करें तो ये कहा गया कि जैसे फैसले इस पर मोदी सरकार ने यू टर्न किया, कहना है कि ये इसका यू टर्न मत कहिए कि जहां जहां पर सरकार को लगता है कि जरूरत है विचार विमर्श की, वहां पर सरकार विचार विमर्श करती है, लेकिन दबाव में आने का या युक्त करने का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि सरकार वही है, सरकार उसी तरह से काम करेगी जिसकी पिछले 10 साल से करती आई है और आगे भी सरकार वैसे ही काम करेगी। जो सरकार के चीफ के मंत्रिमंडल के गठन के समय संदेश दिया गया कि कंटिन्यूटी का संदेश दिया गया, वही संदेश अब भी दिया जा रहा है कि ये सरकार वैसे ही चलेगी। इसमें लोग किसी तरह से ये ना सोचे कि चूंकि बीजेपी की सीटें कम हो गई इसलिए बीजेपी अपनी नीतियां बदल देगी या दबाव में झुकेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले भी प्रधानमंत्री ने इस बारे में जिक्र किया था कि महिला, गरीब, युवा, किसान, यही 4 कास्ट हैं जिन पर उनका फोकस रहेगा और इस बात को दोहराया गया है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो इन पर ही होगा और इन पर ही काम किया जाएगा। अखिलेश, सरकार ने पिछले 100 दिन की अगर बात करें, आपको बताएं कि दिलचस्प बात है कि 17 सितंबर यानी परसों जबकि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसी दिन सरकार के मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे भी हो रहे हैं। उसके लिए पखवाड़े का एक कार्यक्रम भी चला रही, सेवा सप्ताह पखवाड़ा होगा, इसमें देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों के ऊपर खासतौर से जोर दिया जाएगा, गरीबों पर खासतौर से जोर दिया जाएगा। जहां तक महिलाओं की बात है तो ये बताया गया कि पहले 100 दिनों में किस तरह से जो लखपति दीदी है उनकी संख्या बढ़ी है, 1 लाख से अधिक संख्या उनकी कर दी गई। बताया गया किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उसके 17वीं किस्त पीएम मोदी ने जारी की है अपने तीसरे कार्यकाल में और उन्होंने इसकी तुलना की मनमोहन सिंह सरकार से। जब ये कहा गया था कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त किसानों का कर्जा माफ किया गया था, तो ये टेम्पटिंग कदम था जो चाहती थी मोदी सरकार भी 2014 में कर सकती थी, लेकिन मोदी ने किसानों की हालात में आमूल परिवर्तन करने का फैसला किया और इसके ऊपर देखा कि इनपुट कॉस्ट देखा कि 2.5 एकड़ में 5.5 लाख रुपए साल की इनपुट कॉस्ट आती, तो उसके हिसाब से हर साल 6,000 रुपया देने का फैसला किया गया किसान सम्मान निधि के तौर पर। ये सब्सिडी नहीं है, ये राहत नहीं है, बल्कि किसानों को सशक्त करने के लिए ताकि उन्हें कर्जा देने के लिए मजबूर न होना पड़े, ये किसानों की बात है। तो स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि रोजगार में और नौकरी में फर्क है, ये समझाने की जरूरत है। जब सरकार कहती है कि 11.11 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, कैपिटल रिफंड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार रोजगारों का सृजन कर रही है, इसलिए एमएसएमई में और स्टार्टअप में भी नए इंसेंटिव देने का फैसला किया। एक आखिरी बात, जो यहाँ पे इस सरकार के कार्यकाल में विदेश नीति पर भी काफ़ी फोकस रहा है, तो किस तरह से विदेश नीति भारत की मजबूत हुई है इस बारे में भी कहा गया है। दूसरे की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी, उसके बारे में भी क्या कहा गया है इसमें? देखिए, विदेश नीति को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे जिन सरकारी सूत्रों से बात की उन्होंने कहा कि उन्हें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पहले सरकारों की विदेश नीतियां होती थी उनमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता था, यानी मुझे कहना चाहते थे कि भारत विदेश की ताकतों के दबाव के आगे झुक जाता था और उसके हिसाब से अपनी नीतियों पर परिवर्तन कर लेता था। लेकिन पिछले 10 साल में उनके का दावा है पिछले 10 साल में
विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी साफ तौर पर दिखाई दे रही कि भारत की रीढ़ की हड्डी कायम है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो भारत में फैसले कर रहा है वो अपने मुद्दे पर कर रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने रूस की पहले और बाद में यूक्रेन की यात्रा की, अब पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है भारत के ऊपर कि वो किस तरह से इन दोनों के बीच में शांति बहाल करवाता है। तो ये भारत की जो धमक है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो दिखाता है। जहां तक आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, 2026 तक देश से माओवाद खत्म करने का संकल्प लिया गया है और इसके लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रोडमैप तैयार किया गया है। जो माओवाद है वो 255 जिलों में था, जो सिमट करके केवल 43 जिलों में रह गया है और जल्दी ही इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने तक 700 से ज्यादा माओवादी मुठभेड़ में मारे गए। ये अपने आप में रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए उनकी काफी है और सरकार इसी पर आगे काम करे। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश इस पूरे विस्तार के लिए। तो काफ़ी डिटेल में ये खबरें आई हैं कि किस तरह से ये जो मौजूदा सरकार है उसकी नीतिगत क्या क्या उसमें फोकस होगा, क्या क्या बदलाव होंगे या क्या चीज़ें जो हैं वो उनके केंद्र में रहेंगी, ये सब बताया गया है। और अखिलेश हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदली हैं। पूर्वी भारत में रेल से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस कारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को तेज़ी मिलेगी और वंदे भारत ट्रेन जैसी अत्याधुनिक ट्रेन के चलने से क्षेत्र का विकास होगा। बड़ी संख्या में सैलानी उत्तर प्रदेश के काशी में आते हैं। वाराणसी और देवघर के वंदे भारत ट्रेन से जुड़ जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आएंगे। इससे झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जमशेदपुर पहले से ही एक औद्योगिक शहर है, वहां पर औद्योगिक गतिविधियों को इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और हरियाणा में चुनाव का जोर जारी है। इसी बीच राज्य के बड़े बीजेपी नेता और खट्टर सरकार के वक्त के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर डाली है। अनिल विज ने कहा कि आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, मैं 6 बार का विधायक हूं और अपनी वरिष्ठता की वजह से सीएम पद की दावेदारी पेश करता हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला आला कमान को करना है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूँ। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। उधर बीजेपी के हरियाणा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर क्या कहा, जानते हैं। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है।
फरीदाबाद में नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही से 2 परिवारों में मातम छाया हुआ है। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में हुए जलभराव में परसों रात एक कार डूब गई और इसमें सवार HDFC बैंक के मैनेजर और कैशियर की डूबकर मौत हो गई। मैनेजर के शव को पुलिस ने कुछ ही देर बाद बाहर निकाल लिया। कैशियर का शव ढूंढने के लिए पुलिस को SDRF की टीम बुलानी पड़ी। गोताखोर स्टीमर लेकर पानी में उतरे। इतना पानी उस अंडरपास के नीचे भरा था जिसका अंदाजा इन्हें नहीं हुआ और गाड़ी इन्होंने अंडरपास में उतारी, लेकिन गाड़ी पानी में डूब गई। 4 घंटे बाद लोहे के जाल की मदद से शव निकाला जा सका, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद आज भी हर जगह लापरवाही की इंतहा है। गंदगी और जल जमाव अब भी वहां पे जस का तस है और जो लोग इसके सफाई के लिए जिम्मेदार हैं वो गायब हैं। तो फरीदाबाद के इस अंडरपास पे जिस तरह का पानी भरता है या जमता है वो क्यों होता है? दिल्ली में अगर बारिश हुई पूरे दिन तो क्या दिल्ली जो कि राजधानी है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ इतना पानी जम जाए सड़क पर कि गाड़ी डूब जाए? हर कोई इस हादसे के लिए नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन नगर निगम दफ्तर का हाल ये है कि कल के बाद आज भी वहाँ पर ताला बंद है। जिस विभाग की जिम्मेदारी शहर के साफ सफाई की है वहां पर गंदगी बेइंतहा है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत को लेकर जवाबदेही वाला कोई है ही नहीं, कोई आदमी मौजूद नहीं है। पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं जो नगर निगम का ऑफिस है फरीदाबाद का वहाँ, और हम यहाँ पे आए थे ये पड़ताल करने की जब जो घटना हुई है ओल्ड फरीदाबाद की अंडरपास के नीचे, जहाँ पे जो बैंक कर्मी थे, एक ब्रांच मैनेजर और कैशियर, जिनकी जो है मौत हो गई है, वहाँ पे किस घटना हुई और जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस पर क्या कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर हम पहुँचे हैं। इसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद का ऑफिस है वहाँ पे, और यहाँ देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग छुट्टी के मूड में हैं, वीकेंड्स का आनंद ले रहे हैं। कल तक तो यहाँ पे ताला ही बंद था और आज ताला खुला है, लेकिन अंदर की जो तस्वीर है, गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, न कोई यहाँ बहुत कर्मचारी मौजूद हैं। पूछने पर ये बताया जा रहा है कि शनिवार संडे छुट्टी है, तो तमाम जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। कमिश्नर जो मैडम यहाँ पे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं और उनको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। जो यहाँ से जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि छुट्टी के टाइम पे मैडम से जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती है, और एक जो सबसे अहम चीज़ है कि पास में ही उनका कैंप ऑफिस है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे कम समय ही रहती हैं, वो अधिकतर दिल्ली रहती हैं। तो इस घटना के जो जिम्मेदार लोग हैं, सोचिए वो किस तरीके से सोए हुए हैं। उनको न पूरी घटना की कोई सुध है, न उन्हें कोई घटना की चिंता है। उस घटना के बारे में वो क्या एक्शन ले रहे हैं वो भी बताने को तैयार नहीं है, और सब छुट्टी के मोड में सोए हैं, यानी सिस्टम सो रहा है। आप ये तस्वीर देखिए बोर्ड की, नगर निगम की, यहाँ का नज़ारा क्या है, यहाँ गंदगी की स्थिति क्या है, ये भी एक अहम है कि जिसके ऊपर साफ़ सफाई का जिम्मा है शहर का, वहाँ की स्थिति क्या है और वहाँ पे जो है किस तरह का काम हो रहा है। तो ये तस्वीर भी अपने आप में कई सवाल उठा रही है और कई चीज़ें बता रही है, लेकिन जो बड़ा सवाल बार बार बना हुआ है कि जो 2 लोगों की मौत हुई है उसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, किसकी जवाबदेही है, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए और कौन कार्रवाई करेगा, किस पर कार्रवाई करेगा, सब इस पर मौन है और सब आराम से बैठकर छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हमने आपको तस्वीर दिखाई फरीदाबाद की कि वहाँ का क्या नज़ारा है कि वहाँ पर भी जो है कोई मिल नहीं रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, और जो इसकी कमिश्नर हैं, जो महिला यहाँ पे कमिश्नर हैं, वो भी बात नहीं कर रही हैं। मैंने खुद उनको कई बार फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया, और जो जानकारी है कि मैडम बहुत जल्दी लोगों से फ़ोन पर बात नहीं करती हैं। इसका साफ तौर पे मतलब है कि क्या कार्रवाई है उसकी भी कोई कोशिश नहीं की जा रही है, और साफ तौर पे ये जो बड़ी लापरवाही है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुस्लिम के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।